निश्चित रूप से प्रस्तुत है अकबर के गायब घोड़े की कहानी 10,000 शब्दों में। अकबर का गायब घोड़ा, एक कहानी। प्रस्तावना। सल्तनत का गौरव। मुगलिया सल्तनत के सुनहरे दौर में, जब शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का नाम हिंदुस्तान के कोने कोने में इज्जत और खौफ दोनों के साथ लिया जाता था, आगरा का किला उनकी शानो शौकत का जीता जागता सबूत था। यमुना के किनारे खड़ा ये किला सिर्फ पत्थर और गारे की इमारत नहीं, बल्कि अकबर के विशाल साम्राज्य का धड़कता हुआ दिल था। इसी किले के अंदर मौजूद थे शाही अस्तबल, जो किसी राजा के महल से कम नहीं थे। यहां दुनिया के बेहतरीन नस्लों के घोड़े रहते थे, जिनकी देखभाल में कोई कमी नहीं रखी जाती थी। इन सैकड़ों घोड़ों के बीच एक घोड़ा ऐसा था जो न सिर्फ अकबर का पसंदीदा था, बल्कि पूरी मुगलिया सल्तनत का गौरव था। उसका नाम था बादल। वो कंधार से लाया गया एक नायाब तुर्कमेनी घोड़ा था। उसका रंग कोयले की तरह काला था, इतना काला कि रात के अंधेरे में वो साए में घुल जाता था। उसकी चाल में हवा की तेजी और पानी की रवानी थी। जब वो दौड़ता था तो लगता था मानो उसके खुर जमीन को छू नहीं रहे, बल्कि हवा में तैर रहे हों। लेकिन बादल की खासियत सिर्फ उसकी खूबसूरती और रफ्तार नहीं थी, उसमें एक अजीब सी समझदारी थी। वो अकबर के मन की बात समझता था। जब शहंशाह खुश होते तो वो हिनहिना कर अपनी खुशी जाहिर करता, और जब वे चिंतित होते तो वो अपनी गर्दन उनकी गोद में रखकर खामोशी से उन्हें सांत्वना देता। अकबर के लिए वो सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि एक वफादार दोस्त और जंग के मैदान का भरोसेमंद साथी था। उन्होंने बादल पर सवार होकर कई जंगें जीती थी। ये कहना गलत नहीं होगा कि बादल अकबर के व्यक्तित्व का ही एक हिस्सा बन चुका था। ये कहानी उस मनहूस सुबह की है, जब आगरा के किले की नींद एक ऐसी खबर से टूटी जिसने पूरे साम्राज्य में भूचाल ला दिया। शहंशाह अकबर का सबसे कीमती, सबसे प्यारा घोड़ा बादल शाही अस्तबल से गायब हो गया था। यह सिर्फ एक चोरी नहीं थी, ये शहंशाह के इकबाल पर, उनकी हुकूमत पर और मुगलिया सल्तनत की सुरक्षा पर एक सीधा और जोरदार तमाचा था। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी एनिग्मे, पहेली, जिसे सुलझाने की जिम्मेदारी अकबर के सबसे काबिल नवरत्न बीरबल के कंधों पर आ पड़ी। यह कहानी सिर्फ एक घोड़े को खोजने की नहीं, बल्कि एक गहरी साजिश, इंसानी फितरत के लालच और डर और एक अद्वितीय दिमाग की जीत की कहानी है। अध्याय 1, एक असंभव चोरी। उस सुबह सूरज की पहली किरण ने अभी यमुना के पानी को छुआ ही था कि शाही अस्तबल के दारोगा मीर इनायत कांपते हुए पैरों से दीवान आम की ओर भागे। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था और आंखों में खौफ साफ झलक रहा था। उन्होंने शहंशाह के निजी कक्ष में हाजिर होने की गुहार लगाई, जो एक असाधारण बात थी। जब अकबर बाहर आए तो मीर इनायत उनके कदमों में गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। क्या हुआ इनायत, सुबह सुबह ये कैसा मातम? अकबर ने कड़क आवाज में पूछा। गजब हो गया जहां पनाह, तबाही आ गई। इनायत की आवाज उसके आंसुओं में डूब रही थी। बादल अपनी जगह पर नहीं है। एक पल के लिए अकबर को लगा कि उन्होंने गलत सुना है। क्या बकवास कर रहे हो? होश में तो हो? बादल अस्तबल से कहा जा सकता है, अल्लाह की कसम, जहां पनाह, मैंने अपनी आंखों से देखा है, उसका तबेला खाली है, वो गायब हो गया है। ये सुनते ही अकबर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गुस्से और अविश्वास की हालत में नंगे पैर ही अस्तबल की ओर दौड़ पड़े। उनके पीछे पीछे उनके सबसे भरोसेमंद मंत्री और दरबारी भी भागे। अस्तबल का दृश्य हैरान करने वाला था। बादल का तबेला, जो अस्तबल के सबसे सुरक्षित हिस्से में था, वाकई खाली था। जमीन पर बिछी मखमली घास वैसी की वैसी थी। दीवार पर टंगी सोने की काठी और लगाम सही सलामत थी, लेकिन बादल का कोई नामो निशान नहीं था। अकबर दहाड़े, पहरेदार कहाँ है? किसने उसे बाहर निकाला? पहरेदारों को पेश किया गया। वे जमीन पर गिरकर
रहम की भीख मांगने लगे। उनके सरदार ने कांपते हुए कहा, जहांपनाह, हम पूरी रात यही तैनात थे। अस्तबल का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था और उसकी चाबी हमारे पास थी। सुबह जब दरवाजा खोला गया तभी हमें पता चला। रात में कोई भी अंदर या बाहर नहीं गया, कोई आहट तक नहीं हुई। ये बात चोरी को और भी रहस्यमय बना रही थी। अस्तबल एक किले की तरह सुरक्षित था। ऊंची दीवारें, हर कोने पर पहरेदार और सिर्फ एक ही भारी भरकम दरवाजा। अगर कोई बादल को बाहर ले जाता तो उसे दरवाजा खोलना पड़ता, जिससे शोर जरूर होता। और अगर कोई दीवार फांद कर आता तो भी इतने बड़े घोड़े को दीवार के ऊपर से ले जाना नामुमकिन था। शहर के कोतवाल गाजी खान को तुरंत तलब किया गया। उसने पूरे अस्तबल की छानबीन की, लेकिन उसे कोई सुराग नहीं मिला। जहांपनाह, गाजी खान ने सिर झुकाकर कहा, यह किसी इंसान का काम नहीं लगता। न कोई ताला टूटा है, न कोई जबरदस्ती के निशान है। ऐसा लगता है जैसे बादल हवा में विलीन हो गया हो या जमीन उसे निगल गई हो। दरबारियों में कानाफूसी शुरू हो गई। कोई इसे काला जादू बताने लगा तो कोई आसमानी आफत। अकबर का चेहरा गुस्से और दुख से लाल हो चुका था। बादल का गायब होना उनके लिए एक निजी क्षति थी। ये उनकी शान पर एक ऐसा दाग था जिसे वो बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। उन्होंने भरे दरबार में ऐलान किया, हम अपनी सल्तनत के हर सिपाही, हर जासूस को इस काम पर लगा देंगे। 1 हफ्ते के अंदर हमें बादल चाहिए या फिर चोर का सिर। अगर 1 हफ्ते में बादल नहीं मिला तो अस्तबल के दारोगा से लेकर पहरेदार तक सबकी गर्दनें कलम कर दी जाएंगी। ये एक भयानक ऐलान था। पूरे आगरा में दहशत फैल गई। हर कोई जानता था कि शहंशाह का गुस्सा कितना खतरनाक हो सकता है। इस पूरे हंगामे और दहशत के माहौल में सिर्फ एक शख्स था जो खामोश और शांत खड़ा था। उसकी आंखों में न गुस्सा था न डर, बस एक गहरी पैनी नजर थी जो हर चीज का विश्लेषण कर रही थी। वो थे शहंशाह के सलाहकार, उनके दोस्त और सल्तनत के सबसे तेज दिमाग बीरबल। अकबर ने निराश होकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारी खामोशी हमें खल रही है। क्या तुम्हारी अक्ल ने भी जवाब दे दिया है? बीरबल ने अदब से सिर झुकाया। जहांपनाह, जब शोर ज्यादा हो तो खामोशी से ही सच की बारीक आवाज सुनी जा सकती है। ये चोरी जितनी असंभव दिख रही है उतनी है नहीं। हर जादू के पीछे एक हाथ की सफाई होती है और हर असंभव अपराध के पीछे एक बहुत ही शातिर दिमाग। मुझे बस उस दिमाग तक पहुंचना है। तो तुम क्या करोगे? अकबर ने उम्मीद से पूछा। मुझे 3 दिन की मोहलत और कुछ अधिकार चाहिए। जहांपनाह, बीरबल ने कहा, मुझे किसी से भी, चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पर क्यों न हो, सवाल करने की इजाजत चाहिए। और मैं ये वादा करता हूं कि 3 दिन के अंदर या तो बादल आपके सामने होगा या फिर मैं खुद सजा के लिए हाजिर हो जाऊंगा। अकबर के पास बीरबल पर भरोसा करने के सिवा कोई चारा नहीं था। उन्होंने बीरबल को पूरी छूट दे दी। अब पूरे आगरा की और उन बेगुनाह पहरेदारों की जानें बीरबल के हाथों में थी। बीरबल की परीक्षा शुरू हो चुकी थी। एक ऐसी परीक्षा जहां उनका सामना किसी दुश्मन की सेना से नहीं, बल्कि एक अदृश्य और शातिर चोर से था। अध्याय 2, बीरबल की जांच, छोटी छोटी कड़ियां। जहां एक तरफ कोतवाल गाजी खान और उसके सिपाही पूरे आगरा शहर को छान रहे थे, हर घर की तलाशी ले रहे थे और हर संदिग्ध को पकड़कर पूछताछ कर रहे थे, वही बीरबल ने अपनी जांच उसी जगह से शुरू की जहां से ये पहली शुरू हुई थी, शाही अस्तबल। बीरबल जानते थे कि चोर ने कोई न कोई सुराग जरूर छोड़ा होगा, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों न हो। उन्होंने अकबर से अस्तबल को 3 दिनों के लिए पूरी तरह बंद करने की इजाजत ले ली ताकि कोई भी सबूत नष्ट न हो सके। बीरबल अकेले ही अस्तबल में दाखिल हुए। उन्होंने किसी सिपाही या सहायक को साथ नहीं लिया। वो जानते थे कि ज्यादा आंखें अक्सर वही देखती है जो सामने होता है, वे वो नहीं देख पाती जो छिपा होता है।
उन्होंने अपनी जांच बादल के खाली तबेले से शुरू की। उन्होंने जमीन पर बिछी घास को इंच इंच करके देखा। उन्होंने दीवारों को टटोला, छत की कड़ियों को परखा। घंटों बीत गए, लेकिन उन्हें कुछ भी असामान्य नहीं मिला। ऐसा लग रहा था जैसे कोतवाल की बात सच हो, कि घोड़ा सच में हवा में गायब हो गया था। लेकिन बीरबल हार मानने वालों में से नहीं थे। वो तबेले के एक कोने में बैठ गए और आंखें बंद करके सोचने लगे। वो चोर की तरह सोचने की कोशिश कर रहे थे। अगर मैं चोर होता तो मैं क्या करता? मैं इतने बड़े घोड़े को बिना किसी की नजर में आए कैसे बाहर ले जाता? तभी उनकी नजर एक बहुत ही मामूली सी चीज पर पड़ी, जिसे बाकी सबने नजरअंदाज कर दिया था। तबेले के दरवाजे के पास, जहां पत्थर का फर्श था, एक घोड़े की नाल ठुकी हुई थी। ये नाल बादल की नहीं हो सकती थी, क्योंकि उसके सभी नाल सोने के थे और सही सलामत थे। ये एक आम लोहे की नाल थी और थोड़ी घिसी हुई थी। बीरबल ने सोचा, ये नाल यहां कैसे आई? क्या कोई दूसरा घोड़ा यहां लाया गया था? ये पहला सुराग था, एक छोटी सी कड़ी। इसके बाद बीरबल ने उन सभी पहरेदारों से एक एक करके अकेले में बात की। उन्होंने उनसे ये नहीं पूछा कि तुमने क्या देखा, क्योंकि वो जानते थे कि डर के मारे वे सच नहीं बताएंगे। उन्होंने उनसे पूछा, तुमने रात में क्या महसूस किया? क्या कोई अजीब आवाज सुनी? कोई अजीब गंध महसूस की? ज्यादातर पहरेदारों ने कुछ भी असामान्य होने से इनकार कर दिया। लेकिन एक सबसे बूले पहरेदार रहमत चाचा ने कुछ याद करते हुए कहा, हुजूर, वैसे तो कुछ खास नहीं, पर आधी रात के करीब जब हवा का रुख बदला था, तो मुझे कपूर की बहुत हल्की सी महक आई थी, जैसे कोई पूजा कर रहा हो। मैंने सोचा पास के मंदिर से आ रही होगी, इसलिए ज्यादा ध्यान नहीं दिया। कपूर, अस्तबल में कपूर की महक, ये दूसरी कड़ी थी। बीरबल जानते थे कि पुराने हकीम घोड़ों को शांत करने या बेहोश करने के लिए कुछ जड़ी बूटियों के साथ कपूर का भी इस्तेमाल करते थे। अब बीरबल के दिमाग में एक धुंधली सी तस्वीर बनने लगी थी। एक लोहे की नाल, एक कपूर की महक। इसका मतलब था कि शायद एक दूसरा घोड़ा अस्तबल के अंदर लाया गया था और बादल को शांत करने के लिए कपूर का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन सवाल अभी भी वही था, यह सब हुआ कैसे? दरवाजा तो अंदर से बंद था। बीरबल ने अस्तबल के दारोगा मीर इनायत को बुलवाया। मीर इनायत अभी भी डरा हुआ था। बीरबल ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा, मीर इनायत, मुझे अस्तबल का सबसे पुराना नक्शा चाहिए, जब से ये किला बना है तब का। इनायत हैरान हुआ, पुराने नक्शे का क्या करेंगे हुजूर? जो कहा गया है वो करो, बीरबल ने सख्ती से कहा। कुछ देर बाद मीर इनायत धूल से सना एक पुराना चर्मपत्र लेकर आया। वो अस्तबल का मूल नक्शा था। बीरबल घंटों तक उस नक्शे को देखते रहे। उनकी आंखें हर दीवार, हर कोने, हर पत्थर की बनावट का अध्ययन कर रही थी। और फिर उन्हें वह मिल गया जिसकी उन्हें तलाश थी। नक्शे के अनुसार अस्तबल की पिछली दीवार, जो यमुना नदी की ओर खुलती थी, के ठीक नीचे एक पुराना सूखा हुआ तूफानी नाला था। यह नाला किले के निर्माण के समय बारिश का पानी निकालने के लिए बनाया गया था। लेकिन सालों पहले जब किले की मरम्मत हुई तो उस नाले के मुहाने को बाहर से पत्थर लगाकर बंद कर दिया गया था और लोग उसके बारे में भूल चुके थे। लेकिन नक्शे में साफ दिख रहा था कि नाले का एक हिस्सा अस्तबल की नींव के नीचे से गुजरता था। बीरबल लगभग उछल पड़े। अब सारी कड़ियां जुड़ रही थी। चोर्स पर था, बाहर से नहीं, बल्कि जमीन के नीचे से आया था। उसने उस भूले बिसरे नाले का इस्तेमाल किया था। उसने नाले के अंदर से अस्तबल के फर्श के पत्थर को हटाया होगा, जो शायद पहले से ही ढीला रहा होगा। लेकिन अब दो नए सवाल खड़े हो गए थे। अकेले इंसान के लिए फर्श का भारी पत्थर हटाना और फिर इतने बड़े घोड़े को उस तंग रास्ते से बाहर ले जाना नामुमकिन था। इसका मतलब इस काम में कई लोग शामिल थे। यह काम कोई बाहरी इंसान नहीं कर सकता था।
जिसे उस गुप्त नाले के बारे में पता हो। यह जरूर किसी ऐसे शख्स का काम था जो किले और अस्तबल को अपनी हथेली की तरह जानता हो। एक भीतरी आदमी। बीरबल की शक की सुई अब एक खास दिशा में घूम रही थी, लेकिन शक को सबूत में बदलने के लिए उन्हें चोर को एक गलती करने पर मजबूर करना था। और बीरबल जानते थे कि इंसान सबसे बड़ी गलती तब करता है जब वो सबसे ज्यादा डरता है या सबसे ज्यादा लालच में होता है। उन्होंने अपनी योजना का अगला चरण तैयार किया। उन्होंने कोतवाल गाजी खान को बुलाया और उसके कान में कुछ निर्देश दिए। कोतवाल का चेहरा बीरबल की योजना सुनकर हैरान रह गया, लेकिन उसने सिर झुकाकर हुक्म मानने का इशारा किया। अब बीरबल ने अपना जाल बिछा दिया था और वो बस इंतजार कर रहे थे कि चूहा खुद चलकर उस जाल में फंसे। अध्याय 3, जाल में फंसता चूहा। अगले दिन बीरबल ने पूरे आगरा शहर में एक ढिंढोरा पिटवा दिया। ढिंढोरे में ये ऐलान किया गया, शहंशाह हिंदुस्तान के हुक्म से ये ऐलान किया जाता है कि जो कोई भी शहंशाह के घोड़े बादल का सुराग देगा, उसे 10,000 सोने की अशर्फियों का इनाम दिया जाएगा। सुराग देने वाले की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी और उसे किसी भी खतरे से बचाया जाएगा। ये एक आम ऐलान था जो अक्सर ऐसे मामलों में किया जाता था, लेकिन इसके साथ एक और अफवाह बहुत ही चालाकी से फैलाई गई और ये बीरबल की असली चाल थी। अफवाह ये थी, शहंशाह ने बगदाद से एक महान सूफी बाबा को बुलवाया है जिनका नाम है बाबा रहमानी। कहते हैं कि बाबा रहमानी जानवरों से बात कर सकते हैं। परसों जुम्मे के दिन वो शाही अस्तबल में एक रस्म करेंगे जिसमें वो अस्तबल के बाकी सभी घोड़ों से पूछेंगे कि उन्होंने चोरी वाली रात क्या देखा था। घोड़े कभी झूठ नहीं बोलते और वे इशारों में चोर की पहचान बता देंगे। ये अफवाह आग की तरह पूरे आगरा में फैल गई। कुछ लोगों ने इसे मजाक समझा, लेकिन ज्यादातर लोगों ने इस पर यकीन कर लिया, क्योंकि उस दौर में लोग ऐसी रहस्यमयी बातों पर जल्दी विश्वास कर लेते थे। बीरबल का मकसद आम लोगों को यकीन दिलाना नहीं था। उनका निशाना तो वो असली चोर था। बीरबल जानते थे कि चोर जिसने इतनी सफाई से चोरी की है वो बहुत चालाक है, लेकिन हर अपराधी के दिल में एक डर होता है, पकड़े जाने का डर, और ये अफवाह उसी डर को हवा देने के लिए फैलाई गई थी। चोर थी जी, मालवा का जासूस आया था, लेकिन अब सवाल यह था कि बादल कहाँ है? मीर इनायत ने उसे कहाँ छिपाया है? बीरबल जानते थे कि बाबा रहमानी की अफवाह से डरकर मीर इनायत अब बादल को उस जगह से हटाने की कोशिश जरूर करेगा। उसे डर होगा कि कहीं कोई उस जगह के बारे में सुराग न दे दे। और वही हुआ। अगली सुबह सूरज निकलने से पहले मीर इनायत और मालवा के जासूस ने शहर के बाहर एक पुराने किले के खंडहरों की ओर रुख किया। बीरबल और कोतवाल गाजी खान अपने सिपाहियों के साथ पहले से ही वहां छिपे हुए थे। उन्होंने देखा कि मीर इनायत ने खंडहर के एक तहखाने का गुप्त दरवाजा खोला और अंदर अंधेरे में खड़ा था सल्तनत का गौरव बादल। वो थोड़ा कमजोर लग रहा था, लेकिन जिंदा और सही सलामत था। जैसे ही चोरों ने बादल को बाहर निकालने की कोशिश की, बीरबल ने इशारा किया और सिपाहियों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया। रंगे हाथों पकड़े जाने पर उनके भागने का कोई रास्ता नहीं था। मीर इनायत और मालवा के जासूसों को गिरफ्तार कर लिया गया। बीरबल धीरे धीरे बादल के पास गए। घोड़े ने अपने मालिक के दोस्त को पहचान लिया। उसने प्यार से अपना सिर बीरबल के कंधे पर रख दिया, मानो वो उन्हें धन्यवाद कह रहा हो। 3 दिन की मोहलत खत्म होने से पहले ही बीरबल ने अपना वादा पूरा कर दिया था। उन्होंने न सिर्फ घोड़ा ढूंढ निकाला था, बल्कि सल्तनत के खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश का भी पर्दाफाश कर दिया था। अध्याय 4, न्याय और सम्मान। जब बीरबल बादल के साथ और मीर इनायत को जंजीरों में जकड़े हुए दरबार में पहुंचे, तो वहां मौजूद हर शख्स अपनी जगह पर खड़ा हो गया। शहंशाह अकबर अपनी गद्दी से दौड़कर नीचे आए। उनकी आंखों में आंसू थे।
उन्होंने बादल को ऐसे गले लगाया जैसे कोई बिछड़ा हुआ दोस्त सालों बाद मिला हो। बादल भी अपने मालिक को देखकर खुशी से हिनहिनाया। ये एक बहुत ही भावुक दृश्य था। इसके बाद अकबर का ध्यान मीर इनायत पर गया। उनकी आंखों में प्यार की जगह अब लावा धधक रहा था। गद्दार, नमक हराम, अकबर दहाड़े, हमने तुम पर इतना भरोसा किया, तुम्हें इतनी इज्जत दी, और तुमने हमारी पीठ में छुरा घोंपा। सोने की कुछ अशर्फियों के लिए तुमने अपनी जमीर और अपना वतन बेच दिया। मीर इनायत शहंशाह के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगा। उसने अपना सारा गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि मालवा का सुल्तान अकबर की शान बादल को हासिल करके उन्हें अपमानित करना चाहता था। उन्होंने मीर इनायत को दौलत और मालवा में एक बड़ी जागीर का लालच दिया। सोचेगा, क्या सच में घोड़े चोर का हुलिया बता सकते हैं? अगर नहीं भी, तो क्या होगा अगर इस रस्म के दौरान कोई सिपाही या अस्तबल का कोई कर्मचारी जो मेरे बारे में थोड़ा बहुत जानता हो, वो इनाम के लालच में मेरा नाम ले ले? ये बाबा की रस्म मेरे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। बीरबल इंतजार करने लगे। उन्होंने अपने जासूसों को शहर के हर कोने में फैला दिया था, खासकर उन लोगों पर नजर रखने के लिए जो शाही अस्तबल से जुड़े थे। पहला दिन शांति से गुजर गया। दूसरा दिन भी गुजरने वाला था। बीरबल को थोड़ी चिंता होने लगी। क्या उनकी चाल नाकाम हो गई? लेकिन उस रात जैसा बीरबल ने सोचा था, ठीक वैसा ही हुआ। अस्तबल के दारोगा मीर इनायत ने आधी रात को भेष बदला और चुपके से अपने घर से निकला। वो बहुत घबराया हुआ लग रहा था। बीरबल के जासूस, जो पहले से ही उस पर नजर रखे हुए थे, साये की तरह उसके पीछे लग गए। मीर इनायत आगरा की तंग गलियों से होता हुआ शहर के बाहर एक पुरानी वीरान सराय में पहुंचा। सराय का मालिक एक लालची और बदनाम आदमी था। मीर इनायत ने उसे कुछ पैसे दिए और एक कमरे में चला गया। कुछ देर बाद उस कमरे से एक और शख्स बाहर निकला। वो कोई और नहीं बल्कि पड़ोसी राज्य मालवा का एक व्यापारी था, जो पिछले कुछ हफ्तों से आगरा में डेरा डाले हुए था। बीरबल के जासूसों ने उसे पहचान लिया। वो व्यापारी के भेष में मालवा का एक जासूस था। अब पूरी साजिश शीशे की तरह साफ हो रही थी। ये सिर्फ एक चोरी नहीं थी, ये एक राजनीतिक साजिश थी। मीर इनायत ने लालच में आकर अपने वतन से गद्दारी की थी। उसने मालवा के जासूसों के साथ मिलकर बादल को चुराया था। उसे अस्तबल के हर गुप्त रास्ते के बारे में पता था। उसी ने चोरों को उस सूखे नाले का रास्ता बताया था। उसने ही अस्तबल के फर्श के एक पत्थर को महीनों से धीरे धीरे ढीला किया था। चोरी वाली रात उसने पहरेदारों के खाने में नींद की हल्की दवा मिला दी थी, ताकि वे गहरी नींद में रहें। कपूर की महक का इस्तेमाल बादल को बेहोश करने के लिए किया गया था, ताकि उसे चुपचाप नाले के रास्ते बाहर ले जाया जा सके। और वो लोहे की नाल उस घोड़े की। अकबर ने मालवा के पकड़े गए जासूसों और मीर इनायत दोनों को मौत की सजा सुनाने का हुक्म दिया। फिर वो बीरबल की ओर मुड़े। उनका चेहरा कृतज्ञता से दमक रहा था। बीरबल, हम तुम्हें क्या इनाम दे, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। तुमने सिर्फ हमारा घोड़ा नहीं बचाया, तुमने मुगलिया सल्तनत की इज्जत बचाई है। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया है कि तलवार की ताकत से ज्यादा बड़ी अक्ल की ताकत होती है। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, मेरा इनाम तो यही है कि आपका भरोसा मुझ पर बना रहे और सल्तनत पर कोई आंच न आए। मैंने तो बस अपना फर्ज निभाया है। नहीं बीरबल, अकबर ने कहा, यह सिर्फ फर्ज नहीं था, यह तुम्हारी बुद्धिमानी का कमाल था। लेकिन हमें एक बात बताओ, तुम्हें चोर का पता कैसे चला? वो जानवरों से बात करने वाले बाबा की कहानी क्या थी? दरबार में मौजूद सभी लोग ये जानने के लिए उत्सुक थे। बीरबल मुस्कुराए और उन्होंने अपनी पूरी जांच प्रक्रिया समझाई। उन्होंने बताया कि कैसे एक मामूली सी लोहे की नाल और कपूर की हल्की सी महक ने उन्हें चोर के तरीके तक पहुंचाया। और जहां तक बाबा रहमानी की बात है, जहांपनाह,
बीरबल ने कहा, वो तो चोर को उसके बिल से बाहर निकालने के लिए फेंका गया एक दाना था। मैं जानता था कि चोर बहुत चालाक है, लेकिन हर अपराधी अंधविश्वासी भी होता है और उसके मन में पकड़े जाने का डर हमेशा रहता है। मैंने बस उसी डर पर चोट की। घोड़े बात नहीं कर सकते, ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन चोर का डर उससे वो सब कुछ कबूलवा सकता है जो उसकी ज़बान कभी नहीं कहती। मीर इनायत की घबराहट और उसकी हरकत ने ही उसे हमारे जाल में फंसा दिया। ये सुनकर पूरा दरबार बीरबल की बुद्धिमानी पर वाह वाह कर उठा। शहंशाह अकबर ने अपनी बेशकीमती मोतियों की माला अपने गले से उतारकर बीरबल को पहना दी और ऐलान किया कि उन सभी पहरेदारों को, जिन्हें मौत की सजा का डर था, न सिर्फ माफ किया जाता है, बल्कि उनकी बहादुरी के लिए उन्हें इनाम भी दिया जाएगा। उपसंहार। उस दिन के बाद आगरा में बहुत समय तक बीरबल के दिमाग और उनके जासूसी करने के तरीके के किस्से सुनाए जाते रहे। लोगों ने यह सीखा कि कोई भी अपराध कभी भी उत्तम, परफेक्ट नहीं होता। अपराधी चाहे कितना भी शातिर क्यों न हो, वो अपने पीछे कोई न कोई निशानी जरूर छोड़ जाता है। बस जरूरत होती है एक ऐसी पारखी नजर की जो रेत के कण में भी रहस्य पढ़ सके। शहंशाह अकबर को भी एक बड़ा सबक मिला। उन्हें समझ आया कि सबसे बड़ा खतरा सल्तनत की सीमाओं के बाहर से नहीं, बल्कि अंदर मौजूद गद्दारों से होता है। लालच और महत्वाकांक्षा इंसान को किसी भी हद तक गिरा सकती है। बादल फिर से शाही अस्तबल की शान बन गया, लेकिन अब उसकी सुरक्षा पहले से कहीं ज्यादा कड़ी कर दी गई थी। अकबर अक्सर शाम को बीरबल के साथ टहलते हुए अस्तबल जाते और बादल को प्यार से सहलाते हुए कहते, बीरबल, ये घोड़ा हमारी सल्तनत की ताकत का प्रतीक है, लेकिन तुम हमारी सल्तनत की बुद्धि के प्रतीक हो, और जब तक बुद्धि ताकत का मार्गदर्शन करती रहेगी, हमें कोई भी दुश्मन पराजित नहीं कर सकता। और इस तरह एक गायब हुए घोड़े की कहानी हमेशा के लिए इतिहास में दर्ज हो गई। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सच को छिपाया जा सकता है, लेकिन मिटाया नहीं जा सकता, और एक तेज दिमाग किसी भी ताले को खोलने की चाबी रखता है। हंसी का जाल और सच की सुई, 10,000 शब्दों की कहानी। प्रस्तावना: शांतिपूर्ण साम्राज्य में एक अनोखा तूफान। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के दौर में हिंदुस्तान की जमीन पर अमन और खुशहाली की फसल लहला रही थी। आगरा का किला न सिर्फ मुगलिया सल्तनत की ताकत का प्रतीक था, बल्कि ज्ञान, कला और न्याय का एक जीता जागता केंद्र भी था। शहंशाह अकबर खुद इन तीनों के बहुत बड़े पारखी थे। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान, कलाकार और सलाहकार मौजूद थे, जिन्हें दुनिया नवरत्न के नाम से जानती थी। और इन नवरत्नों में भी जो सितारा सबसे ज्यादा चमकता था, वो थे बीरबल। बीरबल, जिनकी बुद्धि की गहराई को नापना किसी के बस में नहीं था, और जिनकी हाजिर जवाबी के आगे बड़े बड़े सूरमा भी पानी भरते थे। ये कहानी उस समय की है जब दरबार का माहौल कुछ गंभीर रहने लगा था। सरहदों पर चल रही छोटी मोटी झड़पें, सल्तनत के बढ़ते खर्चे और रोजमर्रा के प्रशासनिक मसलों ने शहंशाह के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी थी। दरबार में अब पहले जैसी हंसी ठिठोली और शेरो शायरी का दौर कम हो गया था। हर कोई गंभीर और चिंतित नजर आता था। शहंशाह को यह महसूस हो रहा था कि दरबार अपनी रूहानी रौनक खोता जा रहा है। ऐसे ही एक दिन जब दरबार लगा हुआ था और एक गंभीर मसले पर बहस चल रही थी, एक अजीबोगरीब शख्स ने दरबार में प्रवेश करने की इजाजत मांगी। उसका हुलिया किसी फकीर जैसा था, लेकिन आंखों में गजब की शरारत और आत्मविश्वास की चमक थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान खिंची रहती थी, मानो उसे दुनिया के किसी गम की परवाह ही न हो। उसका नाम था फिरोजाक। फिरोजाक ने शहंशाह को इस अंदाज में सलाम किया कि उसकी हर अदा में एक मजाक छिपा था। आलमपनाह, सुना है आपके दरबार के फूलों की मुस्कान कहीं खो गई है। मैं फिरोजाक, बागबान तो नहीं, पर मुरझाए चेहरों पर हंसी के फूल खिलाने का हुनर जानता हूं।
उसकी इस गुस्ताखी भरी बात पर जहां कुछ दरबारी नाराज हुए, वहीं अकबर के मुरझाए चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उन्हें इस माहौल में बदलाव की सख्त जरूरत थी। अच्छा, तो तुम लोगों को हंसाते हो, हमें भी कोई कमाल दिखाओ, अकबर ने कहा। और फिर फिरोजाक ने जो शुरू किया, तो दरबार में हंसी का एक ऐसा तूफान आया जो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। वो कोई आम विदूषक नहीं था जो भद्दे मजाक करे। उसकी बातें तीर की तरह सीधी और तेज थी, लेकिन उनमें जहर की जगह हंसी का शहद घुला होता था। वो दरबारियों के पद और उनकी आदतों पर ऐसे चुटीले व्यंग्य करता कि जिस पर व्यंग्य हो रहा होता वो भी अपनी हंसी नहीं रोक पाता। उसने दीवाने खास की गंभीरता का मजाक उड़ाया, सेनापति के भारी भरकम शरीर पर चुटकी ली और मुल्ला मौलवियों की कट्टरता को अपनी बातों से ऐसे धोया कि किसी को बुरा भी नहीं लगा और सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। शहंशाह अकबर इतने दिनों बाद खुलकर हंसे थे। उन्हें लगा जैसे किसी ने उनके मन का सारा बोझ उतार दिया हो। उन्होंने फिरोजाक को तुरंत हसोड़ जम्द की उपाधि दी और उसे शाही दरबार का हिस्सा बना लिया। देखते ही देखते फिरोजाक पूरे दरबार पर छा गया। अब हर महफिल की जान वही होता था। उसकी मौजूदगी के बिना दरबार अधूरा लगता था। उसकी हंसी एक जाल की तरह थी जिसमें शहंशाह से लेकर आम सिपाही तक हर कोई खुशी खुशी फंसता जा रहा था। लोग उसकी बातों पर इतना हंसते कि ये सोचना ही भूल जाते कि उसकी बातों का मतलब क्या है। लेकिन इस हंसी के शोर में एक शख्स था जो बिल्कुल शांत था। उसकी आंखों में न हंसी थी न प्रशंसा, बस एक गहरी पैनी नजर थी जो इस हंसी के तूफान के पार देखने की कोशिश कर रही थी। वो थे बीरबल। बीरबल को महसूस हो रहा था कि ये हंसी स्वाभाविक नहीं है। ये एक सोची समझी कला है, एक ऐसा जाल जिसे बहुत होशियारी से बुना जा रहा है। उन्हें फिरोजा की आंखों में शरारत के पीछे छिपी एक गहरी साजिश की झलक दिखाई दे रही थी। बीरबल जानते थे कि हंसी जब हद से ज्यादा हो जाए तो वो अक्ल पर पर्दा डाल देती है, और फिरोजा की हंसी एक ऐसा ही पर्दा थी। बीरबल ने मन ही मन तय कर लिया कि वो इस हंसी के जाल को काटेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें सच की सुई का इस्तेमाल ही क्यों न करना पड़े। एक ऐसी सुई जो छोटी होती है लेकिन बड़े से बड़े गुब्बारे की हवा निकाल देती है और जिसकी चुभन बहुत गहरी होती है। यहीं से शुरू हुई बीरबल के शांत दिमाग और फिरोजा के शोर मचाते व्यंग्य के बीच की एक अनकही जंग। अध्याय 1, जाल का पहला धागा, सम्मान का क्षरण। फिरोजा के दरबार में आने से माहौल पूरी तरह बदल चुका था। अब गंभीर बहसों की जगह चुटकुलों ने ले ली थी और गहरी सोच विचार पर ठहाके भारी पड़ रहे थे। शुरुआत में ये सब बहुत अच्छा लगा, एक ताजी हवा के झोंके की तरह। लेकिन धीरे धीरे बीरबल ने एक खतरनाक पैटर्न को नोटिस करना शुरू किया। फिरोजा के मजाक अब सिर्फ हंसाने के लिए नहीं थे, वे सोचे समझे हमले थे जो सल्तनत के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभों पर किए जा रहे थे। उसका पहला निशाना बने शाही खजांची मीर कासिम। मीर कासिम एक बेहद ईमानदार लेकिन थोड़े भुलक्कड़ और सीधे साधे इंसान थे। उन्होंने दशकों तक सल्तनत की सेवा की थी और उनके हाथ से कभी एक पाई भी इधर उधर नहीं हुई थी। एक दिन जब मीर कासिम दरबार में सल्तनत के खर्चों का लंबा चौड़ा हिसाब किताब पेश कर रहे थे तो फिरोजाक बीच में बोल पड़ा। माफ करना खजांची साहब, उसने बड़ी मासूमियत से कहा, आपके इन नंबरों को सुनकर मेरा सिर तो घूम ही रहा है, लेकिन लगता है आपकी दाढ़ी में फंसी ये स्याही की बूंद भी हिसाब किताब से परेशान होकर बाहर कूदना चाहती है। ये सुनते ही पूरा दरबार हंस पड़ा। मीर कासिम ने घबराकर अपनी दाढ़ी टटोली तो सच में वहां एक छोटी सी स्याही की बूंद लगी थी। वो शर्म से लाल हो गए। इसके बाद तो ये सिलसिला ही चल पड़ा। फिरोजाक हर दिन मीर कासिम की किसी न किसी छोटी मोटी गलती, उनके कपड़ों के ढंग या उनके बोलने के तरीके पर कोई न कोई चुटकुला सुनाता। आज खजांची साहब दरबार में ऐसे दौड़े दौड़े आए जैसे सोने की अशर्फियां इनका पीछा कर रही हों और कह रही हों,
हमें भी गिन लो, हमें भी गिन लो। सुना है कल रात खजांची साहब सपनों में भी 1 पाई 2 पाई गिन रहे थे। उनकी बेगम ने उन्हें हिलाकर जगाया तो बोले, अभी हिसाब में गड़बड़ मत करो। बेगम, ये बातें सुनने में तो मजाकिया थी, लेकिन बीरबल देख रहे थे कि इनका असर कितना गहरा हो रहा था। धीरे धीरे दरबारियों के मन में मीर कासिम की छवि एक ईमानदार और काबिल खजांची से बदलकर एक भुलक्कड़ और मजाकिया पात्र की बनती जा रही थी। अब जब भी वो कोई गंभीर बात कहते तो लोग मुस्कुराने लगते, जैसे वो कोई चुटकुला सुनाने वाले हों। शहंशाह अकबर भी, जो कभी मीर कासिम की हर बात को बहुत ध्यान से सुनते थे, अब उनकी बातों को हल्के में लेने लगे थे। मीर कासिम की इज्जत और उनका अधिकार दोनों ही फिरोजाग की हंसी में घुलते जा रहे थे। फिरोजाग का अगला निशाना बने सेनापति शमशेर खान। शमशेर खान एक बहादुर और दिलेर योद्धा थे, जिन्होंने कई जंगों में अपनी जान पर खेलकर मुगलिया सल्तनत को जीत दिलाई थी। लेकिन वो स्वभाव से थोड़े घमंडी थे और अपनी बहादुरी के किस्से बढ़ा चढ़ाकर सुनाने के शौकीन थे। फिरोजाग ने उनकी इसी आदत को अपना हथियार बनाया। जब भी शमशेर खान किसी जंग का किस्सा सुनाते, फिरोजाग बीच में कुछ ऐसा जोड़ देता कि पूरी कहानी ही मजाक बन जाती। शमशेर खान, और फिर मैंने अपनी तलवार निकाली और एक ही वार में दुश्मन के 10 सैनिकों को। फिरोजाग बीच में टोककर, ख्वाबों में ढेर कर दिया है न सेनापति जी, क्योंकि असल में तो आपकी तलवार उस दिन मियान में ही फंसी रह गई थी और आपने दुश्मन को अपनी भारी भरकम आवाज से ही डराकर भगा दिया था। इस पर ऐसा ठहाका लगता कि शमशेर खान का चेहरा गुस्से से तमतमा जाता, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाते क्योंकि शहंशाह खुद हंस रहे होते थे। फिरोजाग ने ये कहानी भी फैला दी कि शमशेर खान को अंधेरे से डर लगता है और वो रात में अपनी तलवार साथ लेकर सोते हैं। इन मजाकों ने शमशेर खान की बहादुरी की छवि पर सवालिया निशान लगा दिए। सिपाहियों के बीच भी उनकी इज्जत कम होने लगी। जो सेनापति कभी अपनी एक हुंकार से पूरी फौज में जोश भर देता था, अब उसकी बातों को लोग गंभीरता से नहीं लेते थे। बीरबल ये सब देखकर अंदर ही अंदर सुलग रहे थे। वो समझ गए थे कि फिरोजाग का हंसी का जाल सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये सल्तनत की नींव को खोखला करने की एक सोची समझी साजिश है। वो एक एक करके उन सभी लोगों की इज्जत और विश्वसनीयता को खत्म कर रहा था जो सल्तनत के मजबूत स्तंभ थे, खजांची, सेनापति और यहां तक कि मुख्य काजी भी। वो हंसी के जरिए दरबारियों के दिमाग पर कब्जा कर रहा था। वो उन्हें यह सिखा रहा था कि किसी भी गंभीर चीज को गंभीरता से न लिया जाए, हर चीज में एक मजाक ढूंढा जाए। और इस तरह वो सच और झूठ, सही और गलत के बीच के फर्क को मिटा रहा था। बीरबल ने एक दिन अकेले में शहंशाह को समझाने की कोशिश की, जहां पनाह, फिरोजाग की हंसी एक मीठा जहर है। ये हमारे दरबार की आत्मा को मार रही है, ये सम्मान और अनुशासन को खत्म कर रही है। लेकिन अकबर, जो फिरोजाग के प्रभाव में पूरी तरह आ चुके थे, हंसकर बोले, अरे बीरबल, तुम भी हर बात को इतनी गंभीरता से क्यों लेते हो? थोड़ा हंस लिया करो। फिरोजाग तो बस माहौल को हल्का करता है, तुम उससे जलते हो क्योंकि वह तुमसे ज्यादा हाजिर जवाब है। यह सुनकर बीरबल को बहुत दुख हुआ। यह पहली बार था जब शहंशाह ने उनकी बात को इस तरह नजरअंदाज किया था। बीरबल समझ गए कि शहंशाह भी उस हंसी के जाल में बुरी तरह फंस चुके हैं। उन्हें बातों से बाहर निकालना नामुमकिन है। अब उन्हें एक ठोस सबूत की जरूरत थी, एक सच की सुई जो इस जाल को एक झटके में फाड़ सके। और उन्होंने उस सुई की तलाश शुरू कर दी। अध्याय 2, न्याय का तमाशा और सच की पहली चुभन। फिरोजाग का प्रभाव दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। उसने सफलतापूर्वक दरबार के माहौल को एक गंभीर विचारसभा से एक मनोरंजन गृह में तब्दील कर दिया था। अब किसी की योग्यता या ईमानदारी का कोई मूल्य नहीं रह गया था। मूल्य था तो बस इस बात का कि कौन फिरोजाग के चुटकुलों पर सबसे जोर से हंसता है। इसी बीच
दरबार में एक पेचीदा मामला आया जिसने बीरबल को सच की सुई इस्तेमाल करने का पहला मौका दिया। मामला दो व्यापारियों